ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हेडिंग बना दे खोजने में। AMWF में 11 AM। टाइमिंग तो यही रहेगा, अभी थोड़ा पहले छोड़ देंगे, है ना। अभी थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं? ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया? सबसे पहले ये सब बातों को भी समझना होता है ना। कॉपी आप लोग एक नया बना लीजिएगा, है ना। आज जो पहले से लिख रहे हैं जैसे लिखिएगा, लेकिन उसकी एक अलग कॉपी रखिएगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखिएगा, ठीक है। और अपने एक मोटा मोटा बात हो जाएगा। थोड़ा छोटा नहीं रहता, ऑर्गेनिको केमिस्ट्री लंबा रहता है। जब फिजिकल केमिस्ट्री है वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और इसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग का 11 12 दोनों साथ भी रहता है ना। इसको जो है नज़रअंदाज करने के लिए कॉपी नहीं बनाना है कि अच्छा ये 11th वाला है तो 12th वाला बोर्ड आएगा, ये सब ना करना रहता है। ये वाला केमिस्ट्री 11 12 लिंक रहता है ना। जैसे ABCD पढ़ना था बचपन में, तो लिटरेचर पढ़ना था ना, 5वां 8वां 9वां 10वां में कहानी पढ़े ना, तो ABCD याद रहा तब ना। उसी तरह से इस केमिस्ट्री में कंपाउंड का नाम लिखने सिखाना है अभी। आज जरूरत पड़ेगा पूरा 12वां तक, है ना। इसलिए इसको जो है ना हल्के में नहीं लेना है कि अच्छा ये वाला चैप्टर बता 11th का है, 12th में पढ़ेंगे अच्छा से। कभी कभी मन में ये सब आता है, ये सब नहीं करना है ना। तो आज जो है क्या क्या बताए, एक कॉपी अलग करने बताए, और बताए कि थोड़ा साथ लेके चलना है। इसको समझना है कि 12th में भी सारी बातें काम आने वाली है ना। मतलब इसको भूल जाएंगे तो 12th भी खराब ही होगा। इस हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो वर्ड है ना वो कहाँ से आया, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन हुआ कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ये बातें कहाँ से आया। तो ऑर्गेनिक में वर्ड है ऑर्गेन। नहीं, देखिए वो वर्ड निकल के आ रहा है ऑर्गेन। ऑर्गेन समझता होगा सब, क्या? लिविंग बीइंग। ऑर्गेन तो लिविंग बीइंग में ही होता है। कोई लिविंग है तो उसमें ऑर्गेन होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में ना लीवर, हार्ट, ये सब लिविंग ऑर्गेन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेन से ही आया है। यानी कि साइंटिस्ट पहले जो है ना, सबसे पहले कुछ कंपाउंड ऐसा ढूंढे कि जो लिविंग ऑर्गेन के अंदर बनता था या लिविंग ऑर्गेन के द्वारा बनाया जाता था। तो लिविंग ऑर्गेन में बनता है या लिविंग ऑर्गेन के द्वारा बनाया जाता है, तो वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आज जो लिविंग ऑर्गेन में नहीं बनता है या लिविंग ऑर्गेन के द्वारा बनाया नहीं जाता है, उसको क्या बता दिए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। ये सबसे पहला बात हुआ जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग हुआ, ठीक है। यानी कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच फॉर्म inside the body of living organ or by their activity called as organic compound।
एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेन के अंदर नहीं बनता है या लिविंग ऑर्गेन के एक्टिविटी से नहीं बनाया जाता है उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। यानी क्लासिफिकेशन जो सबसे पहली बार हुआ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, उसका कारण ये है। अब फिजिकल केमिस्ट्री तो बातें ये हुई कि भाई जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करिएगा आप, अमाउंट का जो मेजरमेंट करेंगे आप, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनीशन से स्टार्ट होगा, एकदम पूरा स्टार्टिंग से, मतलब जब से पढ़ना है तब से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अब बात होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो शब्द है ऑर्गेन है ना, द कंपाउंड which form inside the body of living organ, inside the body of living organ। लिविंग में प्लांट आता है, हाँ ऐसे नहीं खाली एनिमल वाला ऑर्गन, लीवर और किडनी समझिएगा। इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन, बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो द कंपाउंड विच फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी किसी के मन में कौतूहल चलता होगा कि हम लोग तो 10वां में पढ़े थे कार्बन इन कंपाउंड कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं चल रहा था। तो बाद का डिफिनीशन है, ये पहला डिफिनीशन है ना। ये वो बातें बता रहे हैं जिसमें कि लोग डिवाइड किए केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक जो वर्ड आया था उसका कारण बता रहे हैं, व्हाई दिस कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक में ऑर्गेन वर्ड था, इस वजह से ये काम आया। ठीक है, बाद में नया डिफिनीशन जो आप लोग को अभी पता है। ठीक है, ऐसा क्या हो गया था जो लिविंग ऑर्गेन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेन, अचानक केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे चला गया था। तो अचानक से नहीं गया, आदमी तो खोजता ही है ना कंपाउंड शुरुआत में। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले कि जो लिविंग ऑर्गन के अंदर ही बन सकता था, लैब में बना ही नहीं पा रहे थे। क्या बोले कि कुछ कंपाउंड लिविंग ऑर्गन के अंदर नेचुरली ही बन रहा था, देवी देवता के कृपा से बन रहा था। लैब में साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए एकदम से, वो बन नहीं रहा था। तो कहाँ बनता था, लिविंग ऑर्गन के अंदर कंपाउंड था, लेकिन वही कंपाउंड जाकर के लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लैब में बनता ही नहीं। तो आदमी आप ही रहिएगा तो क्या सोचिएगा कि ये भाई ये सब कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता है, तो चलो इसको एक अलग पार्ट दे दो, ऑर्गेनिक पार्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज जो हम लोग लैब में बना पाते हैं उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्गन के अंदर नहीं बनता है। तो नाम रखने का वजह बताए,
हुआ क्या था, कौन से कंपाउंड मिले थे साइंटिस्ट को जो नहीं बन रहा था लैब में, है ना। तो बड़े सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एकदम दिमाग में बातें जाएगा, खाली सुनते रहना अच्छे से। बातें तो इतनी समझ आती है कि जाके आप दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कहानी था, इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है आज। तो सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मिला साइंटिस्ट को कार्बोहाइड्रेट, मिला फैट, मिला प्रोटीन, मिला साइंटिस्ट को डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म पता है सबको? मिला साइंटिस्ट को आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा फीलिंग आएगा बायोलॉजी जैसा, लेकिन वहीं से निकल के आया ही है, नेचर में लिविंग ऑर्गेन से ही निकल करके आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो लगेगा ही। ये सब कंपाउंड जो सेल के अंदर था ना, जो लिविंग बीइंग में सेल के अंदर था, दिस आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, है या नहीं? बायोलॉजी वाले लोग जानते होंगे, मैथ वाले भी जानते होंगे, 9वां 10वां में पढ़ा है बायोलॉजी। ये सब क्या है? ये सब है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है। तो सेल किस चीज से बना था? तो ये सब कंपाउंड से बना था, है ना। तो आदमी को क्या लगेगा, हॉलीवुड वाला मूवी देखता है तो लगता है ना उसमें तुरंत एक नया तरह के आदमी पैदा कर देता है और वो डिस्ट्रॉयर बन जाता है कि नहीं? तो साइंटिस्ट तो ऐसे ही सोचेंगे कि भाई ये सेल में जिससे कि लाइफ बना है, वो कंपाउंड सबको यदि हम लैब में बना दें और सबको जोड़ दें तो हम सेल बना देंगे, और सेल बना देंगे तो सेल ग्रो करेगा, तो कुछ बना सकते क्या? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर्ड हुआ था ना, ये लैब में कोई नहीं बन रहा था, ना कार्बोहाइड्रेट बनता, ना फैट बन रहा था। फैट मतलब तेल, फैट मतलब तेल, प्लांट्स में बनता है। अब सरसों राय यही सब का ना तेल होता है, नारियल का तेल नहीं। कार्बोहाइड्रेट आलू में, स्टार्च, रोटी में भी खाते कार्बोहाइड्रेट ही, प्रोटीन दाल में, और डीएनए आरएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये सब कंपाउंड लैब में पहले नहीं बन रहा था, आज भी नहीं बनता है। कौन है ये कंपाउंड जो नहीं बनता है लैब में अभी? डीएनए, ये वाला, ये लैब में आज भी नहीं बनता। आज भी कह सकते हैं कि ये देवी देवता की कृपा से ही बनता है, लिविंग बीइंग बॉडी के अंदर। जैसे आज डीएनए के लिए कह सकते हैं, वैसे उस समय ये कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन सब के लिए कह सकते थे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है बर्जिलियस, है ना, बर्जिलियस एंड कोवर्कर, बर्जिलियस साहब कह दिए कि भाई कुछ करो, ये सब हम लोग से बनने वाला कंपाउंड नहीं है। वैसे ही जैसे डीएनए वाला बनाने के लिए सब लगा हुआ है, तो डीएनए से डीएनए का क्लोनिंग कर पाता है, क्लोनिंग करके एक आध को कुत्ता पैदा किया लैब में, वो भी सरवाइव नहीं किया, है ना। तो कोशिश करते रहता है कि आदमी बना दें, इसी के लिए शार्क भेल मछली का तेल क्या 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 उपयोग करता है, लेकिन हो कुछ पाता नहीं है। डीएनए लैब में नहीं बनता है। यदि ये बनने लगेगा डीएनए, प्योर नेचुरल डीएनए, तब बाल बच्चा होने के लिए सब शादी ब्याह ना करेगा, लैब में जाएगा साइंटिस्ट के पास कि हमको एकदम वो वाला बच्चा दीजिए, है ना। वेराइटी वेराइटी के बच्चा सब खरीद के लाएगा
मुमकिन है नहीं। ये वाला अभियो न बनता है। ठीक है, तो यही हाल था पूरे कंपाउंड के लिए, मेरी बात को समझिएगा। इसीलिए केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही अलग कर दिया गया, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बर्जेलियस साहब तो ठोक के थ्योरी दे दिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहे कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स का मतलब था देवी देवता के बल से हम लोग नहीं बना सकते। बाद में वो लिखेंगे, वो थ्योरी भी हम लिखेंगे। बाद में कोई कोई साइंटिस्ट जो है शुरुआत किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना शुरू किया। पहला कौन कंपाउंड था जो लैब में बना ऑर्गेनिक? यूरिया। पहला कंपाउंड यूरिया लैब में बना, जो जो लिविंग ऑर्गन के अंदर बन रहा था, है ना। यूरिया हम लोग यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं और यूरिया वो लैब में बना दिए कि ये देखिए बर्जेलियस साहब तो गलत कह के चले गए। ठीक है, हम तो लैब में बना दिए, और चूंकि ये लिविंग बॉडीज के अंदर बन रहा था और हम बना दिए कहाँ पे? लैब में। तो उनका थ्योरी फेल हो रहा है, यानी देवता देवी का जो कृपा था कम हो रहा है। धीरे धीरे देवी देवता का कृपा वो कम करते 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 अभी अटकल है प्राणी यहाँ पे, है ना। अभी तक ही बन नहीं रहा है ना। मतलब बनने का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को गर्म कर दिए और डीएनए बन गया। बनने का मतलब यही है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट में बना देते हैं, आर्टिफिशियल शुगर बना दे रहे हैं लोग, है ना। चीनी नहीं, जरूरी नहीं कि गन्ना के जूसी से चीनी लीजिए, लैब वाला चीनी मीठा लगेगा ही। प्रोटीन पाउडर देखिए, कौन कौन पाउडर लीजिए और मसल से बनाइए, नहीं बिकता है दुकान में पाउडर, लैब में बना हुआ है। कोई दाल उल खाइए चाहे नहीं खाइए, दूध पीजिए चाहे न पीजिए, पाउडर खाइए। प्रोटीन बना दिए लोग लैब में। तेल का तो कोई बात ही नहीं, नेचुरल तेल जाइएगा तो कहेगा 250 रुपये किलो, और पॉलीथीन में मिल रहा है 100 रुपये किलो। पता नहीं वो तेल है कि क्या है, चल ही रहा है। फैट भी लोग बना दिया क्या, लेकिन डीएनए नहीं बना है। समझ में आ रही है बात? क्यों उस समय कहा गया था, अभी भी वो चीज थोड़ा सा तो बचा हुआ है। ठीक है, बदलें तो वाइटल फोर्स थ्योरी। हाँ, ये सब आपकी जानकारी के लिए लिखते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी इस सब तरह का रहे, ताकि दिमागी संतुलन बेसिक बात से मजबूत रहे। हाँ, और नहीं तो वैसे ही कार्बनिक कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जा सकता था। लेकिन शुरुआत कैसे हुआ? काहे कोई नाम रख दिया ऑर्गेनिक? कोई और नाम तो था। उसके लिए इतना तर्क देना है कि हाँ भाई वो थ्योरी था, वो थ्योरी आज भी सच है। गलत तो हुआ है, धीरे धीरे गलत हुआ है, लेकिन थोड़ा सच तो आज भी है। आज जो हालात डीएनए के लिए है, वही हालात कार्बोहाइड्रेट के लिए भी होता, फैट के लिए भी होता, प्रोटीन के लिए भी होता, तो आज भी वो थ्योरी को सच ही कहते कि ये लैब में नहीं बन सकता है। फिर साइंटिस्ट लोग आते गए, बढ़ते गए, और कंपाउंड्स बनता गया जो लिविंग बीइंग के अंदर बनता था, तो डिफिनीशन इसका बदला गया। और वो सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट कॉमन दिखा, और वो एलिमेंट था कार्बन। जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन का कंपाउंड है, फैट में भी है कार्बन, प्रोटीन में भी है कार्बन, इसमें भी है। ये सब जो है ना बना हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही 4-5 गो एलिमेंट्स है ना, जो प्रिंसिपल एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही जो है मिलजुल कर करके ये सब बनाता है। जैसे वो कंपाउंड क्लोरोफिल जानता होगा तुम लोग, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है कि नहीं है?
पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस इसी कंपाउंड के वजह से कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला होता है C55 H72 O6 N4 और एगो मेटल है Mg, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एगो और मेटल है Mg। इतना सब इस तरह से मिला हुआ है कि ये क्लोरोफिल बन गया। और क्लोरोफिल हो गया तो प्लांट में होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, और उससे बनता है ग्लूकोज, यानी उससे बनता है फूड, और वही वाला खाते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल का संग्रह ही तो है, ठीक है। पहले ये भी तो लैब में नहीं बनता था, है ना। तो क्या कहेगा साइंटिस्ट, तो वही कहेगा दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। एक का था सर क्लोरोफिल 5 को हो जाता है ABCD, तो यही का था जनरल क्लोरोफिल। अभी उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, है ना। बी में एगो वाटर मॉलिक्यूल घट जाता है। कौन सा थ्योरी की बात कर रहे थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन साहब दिए थे, बर्जिलियस एंड कोवर्कर्स। मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं ना लिखल रहता है, अपने रहते हैं सिर्फ अपने, है ना, कि खाली हमरे नाम हो। इस थ्योरी में बर्जिलियस साहब कहे कि खाली हम ही नहीं कर रहे, मतलब हमारे जो साथीगण काम कर रहे हैं सब यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा गया था, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड all the organic compound synthesized in the body of living organ, लिविंग मतलब प्लांट एनिमल दोनों है, लिविंग ऑर्गन और बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गन बाय सम मिस्टीरियस का मतलब है वाइटल फोर्स, है ना। और मिस्टीरियस वाइटल का मतलब यहां पर सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं, ये लोग कहना यही चाहते हैं, दैविक। अब फोर्स मतलब बल, बस कहना यही है, छुपा के क्या कहना है, दैविक बल, देवी देवता की कृपा से, है ना। पूजा कीजिए और ये कंपाउंड आपके बॉडी के अंदर बनेगा। अब देखिए कैसे साइंस और हम लोग का ये सब पूजा वाला चीज रिलेटेड हो जाता है। जैसे जैसे इनका घटता गया लोग भी कम मानते गए। थोड़ा सा DNA जो नहीं बनाए इसमें आज भी लोग मान रहे हैं, है ना, कि ज्यादा ही ताकत है, ज्यादा ही पढ़ लिया तो DNA जाके बना दो ना लैब में, जाओ भगवान नहीं होते हैं तो जाओ देखें, तब बताना आकर के कि नहीं था कोई, तो DNA तो बन ही नहीं रहा है तो क्या मतलब, भगवान तो कोई हो ही नहीं गया। आज जो DNA बना देगा पहली बार उसको भगवान लोग कह ही देगा, क्योंकि बाल बच्चा लाने उसी के यहाँ जाएगा सब। नहीं देखिए छोटका कहेगा हमको ऐसा उसा नहीं, हमको तेंदुलकर टाइप बच्चा चाहिए। All the organic compounds synthesized in the body of living organ or by the activity of living organ by some mysterious force और vital force called as vital force theory। इस थ्योरी का एक और मतलब निकल रहा है, वो मतलब ये है कि नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared by in the lab
प्रिपेयर्ड इन द लैब, सीधा सीधा बात है ना, घुमा फिरा के कुछ नहीं। मतलब कोई भी साइंटिस्ट से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर बन नहीं रहा था, है ना। आज भी जो है समाज में ये बात चलता है, जब काम पार न लगे अपने से तो कह देता है सब भोला की कृपा है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भगवान चाहे। बस साइंटिस्ट लोग यही यहाँ पर किए हैं और कुछ बात नहीं। साइंटिस्ट लोग कह दिए कि सब भोला का कृपा है, कंपाउंड वहीं से बन रहा है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं। नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रिपेयर्ड इन द लैब, है ना, बाई ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी की एक्टिविटी से कुछ नहीं बने। अब बताओ इस थ्योरी को गलत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो होलर साहब आए, ठीक है, बड़े, कोई भागाभागी नहीं, ये सब बहुत बेसिक बात है, बस आपके दिमाग को स्टेबल करता है कहीं ना कहीं पे, जहां से आप शुरू कर सकते हैं बातों को। हाँ, मिस्टीरियस फोर्स का मतलब, मिस्टीरियस या वाइटल फोर्स का मतलब है दैविक बल, है ना। तो आइए, होलर साहब, होलर, होलर, होलर लिख दिए पहले ही, चलिए ठीक है, लिख दिए तो ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड in the lab from inorganic substance, and the organic compound is, and the organic compound is यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, है ना। होलर फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, जोड़ दो बात को, होलर आदमी का नाम है ना। होलर फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड, वैसे लिख दो, नाम है लिखा दिया, नहीं तो लिखते फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब वाज होलर। अब होलर लिख दिए पहले, भगवान की तरह ओम जैसे लिखा था वैसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओम शुरुआत जो है होलर साहब ही किए, है ना, जिसके वजह से पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो आदमी कहते रहता भाई वो होता है देवी देवता का कृपा है, भगवान का कृपा है, हम क्या करें इसमें। अभी रिएक्शन चालू कर देंगे, एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट लिखें हु प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, क्या दिक्कत? PREPAIRED, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड में आई नहीं होता है, प्रिपेयर्ड में पेयर हो गया है वो। हाँ ठीक है, लिखो हु प्रिपेयर्ड, ठीक है, हाँ पेयर हो गया वो, PIR पेयर हो। हु प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड द कंपाउंड इज यूरिया।
अब हमें बताना है और आपको सीखना है कि लैब में आखिर वो पहला रिएक्शन कौन सा हुआ जिससे कि यूरिया बना, है ना। यूरिया तो बना, लेकिन लैब में रिएक्शन हुआ होगा ना। लिखिए फिर देखिएगा। रिएक्शन होलर रिएक्ट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 Hal2SO4 with पोटेशियम साइनेट KCNO। होलर रिएक्ट अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 Hal2SO4 and potassium cyanate from which ammonium cyanate is prepared, ammonium cyanate, ammonium cyanate NH4CNO is prepared, which upon heating again undergoing rearrangement reaction result in formation of यूरिया। ये लैंग्वेज लिखे, रिएक्शन लिखते हैं। अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट किए, रिएक्शन के बाद जो बना उसको अमोनियम साइनेट कहते हैं, और अमोनियम साइनेट को फिर से हीट किया तो जो कंपाउंड बना उसको क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। रिएक्शन RK⁴n, रिएक्शन RK⁴n जहां पे लिख रहे हैं वो रिएक्शन लिखा हुआ है RK⁴n है। और वो आदत है, वो आदत है, एक आध अक्षर में होता है, वो हाथे लिख देता है, स्पेलिंग दिमाग से थोड़े निकल के वहां जाता है, बात समझाना रहता है। देखना जी, प्रिपेयर्ड का स्पेलिंग में आई फिर से लिखल होगा, आई नहीं लिखना तुम लोग। और ये बात पेयर जब लिखते हैं ना तो आई नहीं लिखते हैं, वहां भी दिक्कत है, वहां प्रिपेयर में PARE लिख देते है ना। तो ये ह्यूमन ईरर है, तो हमारा ईरर ही मान के चलो। देखो फिर से आई लिख दिए तो होलर साहब जो है, गलती जब दिख जाए तब तो रहना नहीं चाहिए, नहीं दिखे तो उतना टेंशन भी नहीं। अब होलर साहब देखिए, ये अमोनियम सल्फेट लैब में मिलने वाला कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक था, और पोटेशियम साइनेट भी उनके लैब में रखा था। ये दोनों को आपस में मिला दिए
तो बन गया अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को फिर से क्या किया, हीट किया अगेन, तब एक नया कंपाउंड जो बन गया उसको कहते हैं यूरिया। और यूरिया के बारे में आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये कहाँ बनता है हम लोग के बॉडी में, हम लोग के बॉडी में बनता है कि नहीं बनता यूरिया, कौन से ऑर्गन में बनता है, लीवर में, किडनी मत कहना, किडनी में फिल्टर होता है ना, बन जाता है लीवर में और ब्लड में मिल जाता है, और किडनी का काम है फिल्टरेशन का, वहां ब्लड से यूरिया को अलग करता है ना, तो बनता लीवर में है। तो प्रूफ भी मिल गया होल्डर साहब को कि देखिए भाई साहब, बर्जलिया साहब, ये आपके लीवर में बन रहा था और हम जो बना दिए वो लैब में। तो बताइए देवी देवता का कृपा है ना। बोले कुछ घटा है, अभी और बनाओ, अभी बचा हो, अभी पढ़ो, बनाओ, डीएनए बनाना तब बताना हमको, है ना। अब उसके बाद तो रहे ही नहीं लोग। तो क्या क्या रिएक्ट कराना था, रिएक्शन देखिएगा आप, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन बता रहे हैं हम आपको। अमोनियम, अमोनियम सल्फेट NH4 प्लस पोटेशियम साइनेट, ये क्या बनाया, अमोनियम साइनेट NH4CnO, और क्या बना होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसको निकाल दीजिए। अब इसको देखो एक और निशान देंगे, जानते हो क्या निशान है ये, किस चीज का निशान है, किस चीज का निशान है, किस चीज का निशान है, इसको बोलते हैं रिवर्सिएबल रिएक्शन का निशान है। ये एक रिएक्शन का निशान है और वो रिवर्सिएबल, मतलब इधर से उधर भी होगा, उधर से इधर भी होगा। और यहाँ पे बन गया NH2CO NH2 यूरिया, और ये था अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, है ना। क्या किए, इसको यहाँ पे गर्म किया, हीट किया। रिएक्शन का कौन सा नाम बताए, ये जो रिएक्शन हुआ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और देखिएगा रिएक्शन भी थोड़ा समझा देते हैं हम, रिएक्शन भी आपके जान पहचान का है। पहले बैलेंस कर दें, NH4 दो बार, वहां एक बार, क्या करेंगे इसको, तो CnO दो बार, तो अब इसको क्या करें, देखो सब बराबर हो गया होगा, 2 पोटेशियम, उधर भी 2 पोटेशियम, एगो सल्फेट, उधर भी एगो सल्फेट, NH4 यहाँ भी होल 2, क्या। अब थोड़ा रिएक्शन समझ लो, जैसे जैसे रिएक्शन वगैरह समझोगे बड़ा भी तो वैसे ही होगा। देखो ये दोनों टूट जाता है, NH4 प्लस, दो गो है तो 2NH4 प्लस, सल्फेट SO4 2 माइनस, ये टूट जाता है, K प्लस और साइनेट आयन CnO माइनस, ठीक है। अब या देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ है, NH4 किसके साथ चला गया, कौन सा रिएक्शन नाम दोगे इसको, हाँ देखो बता दिया, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हुआ कुछ नहीं, जो पहले से रिएक्शन सब होता था लैब में वही रिएक्शन हुआ, कोई नया रिएक्शन नहीं हुआ। ये दोनों के बीच कैसा रिएक्शन हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गया था ये गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यानी कि अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट अंडरगोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपॉन मिक्सिंग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ ज्यादा नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है, पार्टनर अपना बदल लेता है। अमोनिया रहता था किसके साथ, सल्फेट के साथ, पोटेशियम रहता था, लेकिन प्रोडक्ट में देखो अमोनिया रह रहा है किसके साथ,
दैट इज अमोनियम साइनेट। अब पोटेशियम रह रहा है, बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ रहना चाहता है। तो पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये पहले से तो यही मिला था इसको, इसलिए इसी के साथ था। लेकिन जब सॉल्यूशन में डाले तो सब टूट गए, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ चला गया, तब बाकी जो बच गया अपना साथ हो लिया, है ना। तो ये जो बन के निकला आयनिक बॉन्ड बनाया है, मजबूत बॉन्ड बन गया पोटेशियम और सल्फेट के बीच। तो अमोनियम और साइनेट के बीच को वैलेंट बॉन्ड बन के रह गया। ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन, जिससे कि क्या बना, ही यूरिया बना। लिखो जल्दी से। दो रिएक्शन हुआ इसमें, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक आध वो बचपन के लिए ये भी लिखना है, जिनको नहीं पता होगा शर्माइएगा नहीं, सब लिख लेना है। अमोनियम आयन है, कभी यदि जरूरत पड़े तो नहीं लिखें तो पूछ भी लीजिए। सल्फेट आयन है, ये पोटेशियम आयन है, इसको तो जानता होगा सब, और ये साइनेट आयन है। साइनाइड होता है Cn माइनस, है ना, साइनाइड होता है Cn माइनस, और CnO माइनस क्या हो जाएगा, साइनाइट आयन, साइनेट आयन। Cn माइनस को कहते हैं साइनाइड आयन। और वो HCN रहता है जिसको चखने के बाद आदमी फिर से कुछ चखने लायक नहीं बचता है। हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। यही वजह से केमिस्ट्री में लैब रखना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अभी हाइड्रोजन साइनाइड, साइनेट, साइनाइड, साइनेट, ये सब रखा जाएगा, कोई बुतरू गोस आ गया तो कभी सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब हो जाता है, ये सब कितना खतरनाक है। थोड़ा सा पाउडर चखा दीजिए, ऐसा जानते हो क्या करता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ये ब्लड के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ब्लड के साथ जुड़ना चाहिए ऑक्सीजन को, तो जुड़ जाता है जाके साइनाइड तेजी से, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलता आदमी, तो कितना छटपटा के मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से, जो कि सब जाके ब्लड को घेर लिया साइनाइड है। चाहे कोई सेल फॉस खाता है तो फॉस्फिन गैस निकलता है, वो फॉस्फिन जाके ब्लड में मिल जाता है, ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता है, तो वहां भी छटपटा के मर जाता है, तो इसलिए खतरनाक है। समझता ना जी, सेल्फास खा लिया है। सेल्फास का फॉर्मूला जानता क्या होता है? हाँ, गोली का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये कितना खराब खराब बात सिखा दी है, सब पॉइजन। Ca3P2, ये है सल्फास, कैल्शियम फॉस्फाइड, है ना, इसको कहते हैं सल्फास, कैल्शियम फॉस्फाइड। ये पानी में जाता है ना, ये जब पानी में जाएगा तो जानते हो कौन गैस निकलता है? एक्स्ट्रा जानकारी है बस आपके लिए, इसको इससे मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब पढ़े लिखे के संदर्भ में रहोगे तो कुछ जानकारी वाला बात होगा, उस बात के लिए। कौन सा गैस है ये? इसका नाम है फॉस्फीन, है ना। यही मिला रहता है वो चूहा का दवाई में, जिसमें प्रचार देता है खाए घर में मरे बाहर में, यही अंश रहता है। बोले काहे खाएगा घर में मरेगा बाहर में, काहे घरे में काहे नहीं, कॉन्सेप्ट है। ये फास्फीन गैस उसके बॉडी में प्रोड्यूस हो गया,
कैल्शियम फॉस्फाइड टेबलेट में मिला हुआ था थोड़ा सा। तो फॉस्फीन गैस जो प्रोड्यूस हुआ ना बॉडी में, ये ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ब्लड में जाके खुद जुड़ गया फॉस्फीन। तो हर समय हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए सांस चाहिए। 1 मिनट सांस नहीं रोक दीजिए, आदमी खत्म। अब ये फॉस्फीन जाके अंदर में ब्लड को ब्लॉक करके रख दिया, ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं दे रहा है। मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है ना, उतना देर में ये अपने 2000 मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। 2 से 3000 मॉलिक्यूल जुड़ता है ये ऑक्सीजन एक। कितना कम ऑक्सीजन मिलने लगा बॉडी को। अब बताइए, ऑक्सीजन लेने कोई घर में रहेगा कि बाहर मैदान में भागेगा? यही चूहा भागता है बाहर, तो निश्चित तू बाहर ही मरेगा। खाएगा घर में और फिर ऑक्सीजन लेने के चक्कर में दौड़ेगा, तो भागेगा कि नहीं? घरे में रहेगा वो। अब भागते भागते मर जाए घरे में अलग बात है, लेकिन वो भाग ही रहा था। तो भागता काहे है? और सल्फस लोग भी खा लेते हैं, ह्यूमन पॉइजनिंग भी है। ये एक बड़का थ्रेड इसलिए मिलता नहीं है, आदमियों को यही दिक्कत हो जाता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिलने लगेगा, चूहा को नहीं मिलता है। सब्बे में एक ही काम करता है। हो गया, पहला कंपाउंड बन गया यूरिया। इसके बाद जानते हैं भाई साहब, कोलबे साहब एक साइंटिस्ट आए। कोलबे साहब है ना, होलर साहब तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए। दूसरा कौन बनाए? कोलबे। जैसे होलर लिखे थे ना, कोलबे लिख दो ऐसे ही, ठीक है। ये क्या किए पता है? ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। हु प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, in the lab by some inorganic compound, inorganic नहीं, गलती हो जाएगा, by some जानते हैं by some क्या? एलिमेंट्स ओनली। इन्होंने कंपाउंड से नहीं, किससे बनाया? इसीलिए फर्स्ट लिखा था इनके नाम के आगे भी। ये भी वो पहले व्यक्ति हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाए हैं। और किससे बनाए हैं? एलिमेंट से। वो भी पहले व्यक्ति थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाए थे। किससे बनाए थे? इनऑर्गेनिक सबस्टांस से। लेकिन इन्होंने सबस्टांस लिया ही नहीं। उन्होंने कहा इतना फेरा में काहे पड़े हुए हैं, हम तो हल्ला नहीं करो, जानता है तो फिर से जानना चाहिए ना। अब एक बार पहले भी पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया ही जाता है ना। इसी को तो इंट्रोडक्शन कहते हैं। और किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में क्या सीधा सीधा कार्बन कार्बन लिख के अल्केन अल्किन अल्काइन लिख दें। इससे तो माइंड प्रिपेयर होगा कि हाँ अब दिख रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे आया है। कार्बन लिया और हाइड्रोजन लिया कोलबे साहब, और इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए। क्या दिए? बहुत इधर उधर की जानकारी इसके साथ ही आपको मिल जाएगी। जैसे अभी फॉस्फीन वाला मिला ना, क्या दिए? इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो एक कंपाउंड बना, दैट इज C2H2, है ना। बैलेंस कर देना, 2C लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं पता है आपको? एसीटिलीन। और भी इस कंपाउंड के बारे में बताएंगे। अब इसको ऑक्सीडेशन करा दिया। ओ मतलब ऑक्सीडेशन, जैसे ब्रैकेट में ओ लिखा रहे, इसका मतलब समझना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीडेशन में किसी भी तरीके से, कोई भी रिएजेंट से आप रिएक्शन में क्या देते हो?
ऑक्सीजन, और ये बन गया आपका CH3CHO। इसको कहते हैं CHO, किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, इसमें एक ऑक्सीजन है ना, अल्डिहाइड है ये। और इस अल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करा दिए। कैसे करा दिए आगे ऑर्गेनिक में पढ़िएगा। और ये बन गया CH3COH, है ना, जिसके लिए भी बता रहे थे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, है ना। इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, IPSC नेम। वही तो सीखना है कि कैसे IPSC नेम बना था, है ना, ये सब सीखना है। अब बताइए, ये कोलवे साहब रिवोल्यूशन कर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, है ना। एक्चुअली में थ्योरी बर्जीलियस साहब का फेल हुआ इनके आने के बाद। बर्जीलियस साहब ने अच्छा एगो कंपाउंड बनाया, चलिए ठीक है, एगो बना दिया है, अब किसी तरह से एगो तो आदमी बना ही सकता है, थ्योरी को प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन कोलवे साहब जब कंपाउंड बनाने लगे तो थ्योरी को प्रभाव पड़ गया, वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रभाव पड़ा कि ना भाई, तो लैब में बना ही दे रहे हैं। ये समझ रहे हैं आप? एसिटिलीन समझ रहे हैं? कैसे कहिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एसिटिलीन को कैसे कहिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जरा बोलिए एक लाइन। है, कार्बन के कंपाउंड तो बाद में डिफिनीशन आया, अभी उस डिफिनीशन पे गए कहाँ हैं हम? हाँ, ये देखिए बच्चा बता रहा है, कोई भी फल पकता है तो प्लांट में एसिटिलीन ही प्रोड्यूस होता है। दिस वन इज गैसियस फाइटो हार्मोन। जैसे आम पौधे में लगा है, लेकिन एक टाइम के बाद आम पक जाता है, तो ये पका कैसे? तो प्लांट में कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ? एसिटिलीन। इसको कहा जाता है फाइटो हार्मोन, प्लांट का हार्मोन है, जो प्लांट के अंदर डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है उसके ऑर्गन्स में, और फल पक जाता है, केला पक जाता है, यही वाला बात है ना। एक बच्चा कह रहा है सर, सब तो हम तो घरे में पका लेते, तो घर में भी पका लेते हैं, आप इसी से पका लेते हैं, एसिटिलीन गैस ही प्रोड्यूस होता है ना। एसिटिलीन फल पकाने के काम में ही आता है। देखिएगा बता रहे हैं हम, सुनिएगा आप लोग खाली। एसिटिलीन के बारे में सबसे पहली बात तो हम लिख दें, आप लिख दीजिएगा, अलग से लिख दें, फिर आप लोग को दिक्कत हो जाता है। एसिटिलीन इज ए गैसियस फाइटो हार्मोन। कई गो फाइटो हार्मोन पढ़ा था बायोलॉजी में? हाँ, 4 गो। कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एगो एसिटिलीन, यही तो था। 4 गो में एक गो गैस था, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में प्लांट में प्रोड्यूस होता है, और वो एगो यही था। आज इसका काम था फ्रूट राइपनिंग एंड एजिंग। प्लांट को बूढ़ा भी यही करता है ना। प्लांट जो धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है इसी हार्मोन से। तब फ्रूट राइपनिंग में आ गया, तो हम लोग प्रूव कर दिए ना, कोलवे साहब प्रूव कर दिए भैया ऑर्गेनिक है। देखिए प्लांट के ऑर्गेन में बन रहा था और हम बना दिए लैब में, और वो भी बना दिए कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट लेकर के। हमको कोई कंपाउंड की भी जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन कराया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के बाद एसिटिक एसिड, इसी को कहते हैं विनेगर। खाए थे ना विनेगर आप लोग? चाउमीन में खाते हैं, चाउमीन में विनेगर खाया जाता है, ये खट्टा टाइप का होता है ना। चाउमीन जानबूझ के नाम इसलिए लिए, खा कहीं सकते हैं, किसी चीज में डाल दीजिएगा तो खट्टा ही पन करेगा उसमें। दही बारा बनाते हैं तो उस पर ऊपर विनेगर डाल देते हैं। विनेगर का एक और काम है, चाउमीन जानबूझ के बोले, ये जो है ना, थोड़ा सा जो चिपका हुआ चीज रहता है ना, उसको अलग करता है ना, इसीलिए बताया कि विनेगर। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो
प्लांट का ही प्रोडक्ट है ना। एसिटिक एसिड मिलता कहाँ से, यानी विनेगर आता कहाँ से, तो वो प्लांट से, और प्लांट से एसिटिक एसिड आता, और प्लांट से ये भाई साहब तो बना दिए कंपाउंड। और तुमको बताते हैं इस कंपाउंड से अकेले 10 गो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। जैसे एसिटिक एसिड है, इसी से बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल आयोडाइड, इसी से बन जाएगा ईस्टर, इसी से बन जाएगा एसिड अनहाइड्राइड। तो इससे जो 10 गो और कंपाउंड बनना शुरू हुआ ना, कुलबी साहब बोले छक्का मार दिए हम, बर्जिलिया साहब का कोई जरूरत नहीं। अब बर्जिलिया साहब का कोई जरूरत नहीं, कोई देवी देवता का कृपा काम नहीं कर रहा था, हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिए। नाउ द डिफिनीशन विल बी चेंज, अब जाके डिफिनीशन चेंज हुआ। जितना कंपाउंड कार्बन का इन लोग बनाए सब में देखे कि कार्बन है, और साथ में कार्बन अकेले नहीं था, हाइड्रोजन भी था। तो डिफिनीशन ये दिया गया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। लेकिन उससे पहले इतना सारा कहानी हुआ, लिखिए जल्दी से। एसिटिक एसिड के बारे में लिखते हैं और बताते हैं हम आपको कि कैसे वो एसिटिलीन आपके घर में भी फल पका देता है। इसमें वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट भी, तो दिखाई दे रहा है। होलर साहब में लिख दिए थे। वही डिफिनीशन तक जाना है हमको, भूखल हैं तो खा लीजिएगा जाके जल्दी से। लेकिन अगले दिन प्रिपेयर होकर के समझना है कि 9 से 9:30 के बीच में यदि आप संभव है कि खाना वाना खा करके आ जाइए, मतलब कंफर्ट लेवल आपका रहेगा तभी ना पढ़िएगा। अब बैठल यहाँ है लगल है भूख, तो 6 से 8 वाला एक और क्लास है, बड़े एसिटिलीन के बारे में बताना है। एसिटिलीन C2H2, और इसी को आगे इथाइन भी कहा जाएगा, ठीक है। आर ओनली गैसियस, गैसियस, देखो ना जानकारी ना है ये सब। फल किस गैस से पकता है जानते हो, ये कौन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जब बेरोजगार हो जाओगे, दुनिया से आशा ही नहीं रहेगा, और सोचेगा कि चपरासियों के नौकरी लग जाता है ना, गार्डमैन, वो रेलवे वाला पटरी, यार्डमैन, तब जो परीक्षा देगा उसमें भी ये छोड़ेगा नहीं, उसमें ये जीके जीएस के नाम पे पूछा जाएगा कि आपके घर में जो फ्रूट पकता है वो कौन सा गैस से पकता है ना। ये उतना उस दिन के लिए पढ़ाई है। एसिटिलीन और इथाइन आर ओनली गैसियस फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन, responsible for fruit ripening, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। ये तो भाई प्लांट में डेवलप किया और पका दिया, तुमको समझ नहीं आया कि कैसे डेवलप हुआ, देवी देवता है ही है प्लांट में लगे। लैब में कैसे बनाते हैं इसको, लैब में और घर में कैसे पका लेते हैं, जरा हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। घर में फल पकाने के लिए लाते क्या हैं आप,
हाँ देखिए सब जान रहे हैं। घर में फल पकाने के लिए लाते हैं कार्बाइड। देखिए ग्रीन नहीं है मेरे पास, है तो ग्रीन। कच्चा कच्चा आम रख दिए, है ना, ये आम का ढेरा बना देते, ठीक है, खाली आम ही आम है, और इसी ढेरे के बीच में पत्थर नुमा रहता है ना, कार्बाइड जो लाते हैं घर में, आप देखिएगा कैसा रहता है वो। अरे कुछ नहीं, फल पकाना सिखा रहे हैं, पढ़ा वढ़ा नहीं रहे, फल पकाना सिखा। कैल्शियम कार्बाइड रहता है CaC2 फार्मूला का। इसी कैल्शियम कार्बाइड को ढक्कन लगा के रख देते हैं ऐसे पेपर में लपेट के, और कॉन्सेप्ट ये है कि 2-4 बूंद पानी गिरा देते हैं, है ना, ढेरा लगा के ऊपर से, मतलब कि एक तो पोर्स रहने देंगे ऐसे ऐसे, ये जो देख रहे हैं सांस लेने, मतलब कार्बाइड को सांस लेने का जगह थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, मतलब ढेरा लगाने का काम आता है ना। मतलब कहते हैं ना गाँव में कि फलना को बुला लो बढ़िया लगा देगा वो, तुमको नहीं आएगा, पकड़ तुमसे पकेगा नहीं सब। तो कॉन्सेप्ट उनके लगाने वाले का यही है कि इसको थोड़ा सा सांस लेने का कहीं ना कहीं से एक सोर्स डेवलप कर दें। तो ऐसे ऐसे इसी में क्या डाल दिया जाएगा, थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा इसलिए कहते हैं ना कि बाकी तो मॉइस्चर इस आम ही में है ना, आम में क्या है, मॉइस्चर है, या बनाना में क्या है, पानी तो है ही है। अब देखो रिएक्शन सुनोगे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म, क्या लग रहा है देखो, C2H2 बन गया ना, एसिटिलीन गैस प्लस CaO, और ज्यादा पानी दे दोगे तो ये बन जाएगा, जिसको पढ़ा होगा तुम लोग, लाइम वाटर, CaOH2, है ना। ये ऐसे ये चूना है, और यदि ज्यादा पानी गिरा दोगे तो ये बन जाएगा CaOH2। वो पेपर जैसे सूखा सूखा टाइट है तो बढ़िया, तुम फल लगाए पक भी गया और सब ठीक ही है, नहीं तो ये लचर पचर हो जाएगा, 10 गो आम खराब, चूना गिर जाएगा सब पे, ज्यादा पानी डाल देगा तो। क्या नहीं देखता है, 2-4-5 गो आम जहाँ पे लगाए वहां पे सब राख उख से भर गया, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो ये C2H2 गैस सब में जाएगा, तो नेचुरली जो गैस इसको मिल रहा था प्लांट में, वो इसके स्किन के थ्रू सारे फल में गया कि ना गया। तो स्किन के थ्रू ये मुंदी बना रहे थे जानबूझ के, वहीं से सांस लेता है जो लिविंग बीइंग है, क्या, तो उसके थ्रू सारा गैस इसमें चला गया, और यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर दिया C2H2, जिससे कि फल पक गया। कोई भी फल पका सकते हैं आप, यही रिएक्शन होता है फल पकने में, ठीक है। तो बात भी सही है भाई कि आप एसिटिलीन जो है पहले भगवान की कृपा से प्लांट के अंदर बनता था, अब आप ही की कृपा से आपके घर के अंदर बन रहा है। और जानते हो दूसरा काम C2H2 का, हाँ हाँ, थोड़ा कम नहीं, जो जनरल बात है, कितना इंपॉर्टेंट बात, आग लगाने के काम में भी आता है C2H2। अरे सुनो ना यार, मन ही तो लगा रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कोई बतियाएगा, दोस्तों ने बतियाएगा इतना बढ़िया कि आम कैसे पकाते हैं, हम मतलब पढ़ा रहे हैं तुमको नहीं, ये बतिया रहे हैं खाली। हाँ हाँ, कहीं कहीं पढ़ाते हैं तो लगता है कि भाई दिक्कत हो रहा है, समझ में बहुत ज़्यादा आना था इसलिए कम आ रहा है, छोड़ देते हैं, अब हो गया, ये तो ऐसी बतिया रहे हैं बस, फल कैसे पकाते हैं। अब दूसरा एक बात बताते हैं C2H2 का, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट समझते हैं, सब्जी मंडी यदि बचपन में गए होंगे, या ठेला पे चिनिया बादाम जो खास के बेचते हैं लोग, अब तो बैटरी वाला लाइट रखते हैं, इसलिए पुरानी बात कर रहे हैं।
वो एगो ललटेन रखते थे, ढिबरी, है ना, और वो जलता था। वो एक्चुअली में किरासन तेल से जलता है तो वो अच्छा वेंडर नहीं है। उसको यदि इस गैस से जला दे तो वेंडर पक्का वेंडर है। बताइए कैसे? अब शाम में 6 बजेगा 7 बजेगा अंधेला हो जाता है, और किरासन तेल वाला वो दिया रखा है तो वो तो हवा चलेगा बुझ जाएगा ना, लेकिन ये बूतेगा नहीं। ये C2H2 वाला जो चूल्हा जलेगा ये बूतेगा नहीं। इसलिए इसका कहा जाता है C2H2 गैस इज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट लाइटनिंग, ठीक है, स्ट्रीट लाइटनिंग, वेंडर लाइटनिंग कह सकते हैं आप। देखिए कैसे बनाते हैं, आपको हम बताते हैं कि C2H2 गैस से लोग कैसे लाइटिंग करता है। बस यहीं तक कंपाउंड का डिफिनीशन दे देना है, अब कुछ करना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन बना देंगे, बस वहीं पर छोड़ेंगे। C2H2 गैस used to a straight lightning, a straight lightning, वेंडर लाइटनिंग। आप जाते ना सब्जी मंडी बचपन में, इतना खूबसूरत लगता था वो दिया जलते हुए कि मत पूछिए, है ना। अब बूता भी नहीं था, आंधी आ जाता था तब भी फिर से जल जाता था अपने से। देखिए कैसे कैसे लोग जानते थे, यहाँ पर तो सब रखते ही थे लोग। एक एगो बीकर बना दिए, इसके अंदर एगो बीकर बना देते, है ना। डिब्बा रहता था जी, अल्मुनिया वाला डिब्बा, ठीक है। बीकर उकर तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। करना क्या है कि एगो अल्मुनिया वाला डिब्बा और उसके अंदर एगो डिब्बा, ठीक है, इसमें रख देते थे कार्बाइड। सुनेगा हल्ला खाली करता है, एको को बात हो जाएगा, लाइन उन नहीं रहेगा तब बुढ़ारी में काम आएगा। कौन जरूरी है, यहाँ तो स्विच ऑफ कर देगा सरकार, बस गया। कौन चीज है ये? कैल्शियम कार्बाइड। और ये इस तरह से बंद कर दिया गया, ये इस तरह से बंद कर दिया गया, और इसमें एगो पाइप डाला गया है। इसमें एक ठो पाइप डाल देता है, लंबा सा पाइप, ठीक है, लंबा सा पाइप दिखा रहे, ये नहीं कि अलग अलग दिखाई दे, लंबा सा पाइप डाल देते, ठीक है। अब पूरा क्लोज रहता है, ये पूरा लॉक्ड, पूरा लॉक्ड, सुनेगा जी। और ये कैल्शियम कार्बाइड वाला डिब्बा में ना एगो छेद कर देते हैं, पेपर का एगो छेद, कैल्शियम कार्बाइड वाला डिब्बा में एगो छेद कर देते हैं, पानी। और बाहर में क्या करते हैं? वाटर भरते हैं। देखिए किरासन तेल के बजाय पानी भरते हैं हम लोग, CH2O। अभी कैल्शियम कार्बाइड वाला पत्थर और कांटेक्ट में है वाटर, वाटर के कांटेक्ट में है कैल्शियम कार्बाइड। क्या निकला? तो बोले CaC2 + H2O, फिर से क्या निकला? C2H2, C2H2। अब ये कम्बस्टिबल होता है नेचर में। अब देखो यहाँ पे C2H2 गैस निकलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे जब ये रिएक्शन से C2H2 जा रहा है, ये पूरा लॉक्ड है, तो ये पाइपे के थ्रू ना C2H2 निकलेगा। और यहाँ पे जला दिए मैच स्टिक, मैच स्टिक जला दिए तो ये फ्लेम में जल गया, और ये फ्लेम में जल गया तो आपको रोशनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताइए। अब देखिए यदि आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, हवा आ रहा है, तो गैस निकलना तो बंद नहीं करा सकता। और गैस है कंबस्टिबल, तो ये फ्लेम जो है ऐसे ऐसे बढ़ेगा, जैसे ऐसे गैस जाएगा, वो तो ढकेल के ऐसे कर दिया था, ऐसे जलेगा, उधर से ढकेल देगा वैसे जलेगा, बूतेगा कभी? तो गैस चूंकि निकलते रह रहा है। दैट इज द यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग और वेंडर लाइट। सीनियर बेदाम में दुकान में यही लंबा वाला पाइप से देखता होगा कि रोशनी होता है ना।
कितना थक गया बेचारा। अब इसके बाद अगले दिन कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो बताएंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुरनका बात था। दो गो एक्सपेरिमेंट लाइफ टाइम के लिए बता दिए, एगो फल कैसे पकाते हैं और ये जलाते कैसे हैं। कार्बाइड वाला ये जो काम है ना, ये बहुत महंगा नहीं होता है, बस इसमें क्या है कि रोज डिब्बा बदलना, रोज साफ करना पड़ता है, क्योंकि चूना बच जाएगा यहाँ पे, फिर उसको झाड़ के अलग करिएगा, कार्बाइड नया डालिएगा। यही एगो लंदफंद वाला काम है जिसमें झमेला होना है बस। वही फल लेकर ठेला पे निकल जाना है।